नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर देश में गर्मी लगातार पहले तो रिकॉर्ड तोड़ रही है और अब इसी बीच बिजली संकट भी पैदा हो गया है। देश के कई इलाकों में कोयले की कमी से बिजली कटौती शुरू हो चुकी है और कई घंटों तक बिजली की कटौती की जा रही है। फिलहाल सरकार के पास इस संकट का कोई भी समाधान दिखाई नहीं दे रहा और इसी बीच विपक्षी दलों ने भी मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे सरकार की नाकामी करार दिया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए बिजली कटौती का मुद्दा उठाया। बिजली संकट का जिक्र कर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के वादों और इरादों के बीच का तार हमेशा से ही कटा था। मोदी जी, इस बिजली संकट में आप अपनी नाकामी के लिए किसे दोष देंगे? नेहरू जी को, राज्य सरकारों को या फिर जनता को ही? राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट के साथ पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो भी पोस्ट किया। ये वीडियो 2015 का है, जिसमें पीएम मोदी कहते दिख रहे हैं कि 2022 जब देश की आज़ादी के 75 साल होंगे तो दूर सुदूर गांव रहने वाले लोगों का बिजली मुहैया कराना बहुत आसान होगा और तब तक उनको मुहैया करा देंगे। इसके बाद 2017 के दूसरे वीडियो क्लिप में पीएम मोदी कह रहे हैं कि देश बिजली संकट को पीछे छोड़कर अब बिजली सरप्लस होता जा रहा है। तो जिस तरीके से देश में बिजली संकट गहराता जा रहा है, उसी को लेकर लगातार अब तमाम विपक्षी दल जो है वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक निशाना साधा जा रहा है। इसके साथ कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने जिस तरीके से निशाना साधा, सिर्फ इतना ही नहीं, सपा भी पूरे तरीके से बीजेपी पर हमलावर हो गई है बिजली कटौती को लेकर, क्योंकि बिजली कटौती इस समय देश में बहुत ज्यादा की जा रही है। इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से बात करें बिजली कटौती की, तो लगातार बिजली कटौती बहुत ज्यादा की जा रही है, कई कई घंटों तक बिजली नहीं आती है और इसी को लेकर अब राहुल गांधी ने भी ये मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं बिजली संकट को लेकर या फिर कहें कोयले के जो कहते हैं कोयले की जो खपत कम हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है और जिस तरीके से तो राहुल गांधी ने ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला है और ये भी कहा है कि जिस तरीके से कोयले की कमी है और उससे बिजली संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भीषण गर्मी बढ़ती नजर आ रही है, जनता परेशान है और उसके लिए भी केंद्र सरकार किसको जिम्मेवार ठहराएगी? जनता को जिम्मेवार ठहराएगी या फिर कह सकते हैं बिजली कंपनियों को या फिर कहें राज्य सरकारों को या फिर कहें नेहरू परिवार को? मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बिजली की कमी बिजली की जो दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से कटौती की जा रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता परेशान होती हुई नजर आ रही है। जी जनता लगातार परेशान है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पर निशाना लगातार साधा जा रहा है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी निशाना साधा और इसी को लेकर सपा भी लगातार हमलावर होती जा रही है। क्या क्या तंज जो है वो मोदी सरकार पर कसे गए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कोयले की कमी होती नजर आ रही है, दिल्ली सरकार भी इसी को लेकर कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर थी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि दिल्ली के अंदर भी बिजली की संकट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कोयले की कमी होती नजर आ रही है, केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ है। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा की तरफ से भी लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर देखने को मिल रहा है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र के अंदर भाजपा है, राज्य के अंदर भाजपा है, तो कहीं ना कहीं बिजली संकट क्यों हो रहा है, कोयले की कमी क्यों होती नजर आ रही है। और यहाँ तक कि यूपी सरकार कह सकते हैं यूपी के अंदर अभी तक कह सकते हैं बिजली प्लांट जो है वो अभी तक नहीं बढ़ाए गए हैं, लगातार कहीं ना कहीं बिजली कारखानों को नहीं बनाया गया है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। मगर केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोयले को लेकर जो कमी होती नजर आ रही है, उसको लेकर कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिलता नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार गर्मी की वजह से जो पारा जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जनता परेशान है, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ पर जनता की जो परेशानी है उसको दूर किया जाए। मगर जिस तरीके से राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तो उससे कहीं ना कहीं बिल्कुल लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर बिजली कोयले की जो कमी है उसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर और ज्यादा हमला हो सकता है। जी फिलहाल दिल्ली में बिजली कटौती का क्या कुछ हाल है राजीव?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बिजली दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी बिजली की कटौती की जा रही है। इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा बिजली की कमी देखने को मिल रही है। और दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने भी लगभग यही कह दिया गया है 2 से 3 दिनों के बाद 2 से 3 दिनों के लिए ही उनके पास कोयला बचा है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं बिजली की जो कमी है, वो देखने को मिल रही है। मगर इसके लिए भी कहीं न कहीं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहीं न कहीं केंद्र सरकार और मोदी को ही घेरते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से बार-बार कहा जा रहा है कि केंद्र के हाथ में सब कुछ है और केंद्र सरकार ही कोयले की जो कमी है उसको पूरा कर सकती है, मगर केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं केंद्र सरकार की खुद की मुश्किलें जो बनती नजर आ रही है। और राज्य सरकार जो है, चाहे वो दिल्ली की राज्य सरकार की बात करें या फिर कहें यूपी की बात करें या फिर कहें और राज्यों की बात करें, वहां पर भी कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से सपा ने भी कहीं हमला किया है और उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट के माध्यम से और पुराने जो वीडियो हैं वो दिखाकर बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि मोदी सरकार जो है वो जनता के बीच में एक खाई बना के बैठी हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उस खाई को कम नहीं किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जनता की जो परेशानियां हैं उसको लेकर केंद्र सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, 2015 में भी वादे किए थे, 17 में भी वादे किए थे कि 2022 तक बिजली संकट को दूर कर लिया जाएगा और बिजली की सप्लाई जो है वो भारत अपने आप में सप्लाई पूरी करता हुआ नजर आएगा। मगर यहाँ पर 2022 के अंदर जिस तरीके के हालात है उससे तो कहीं ना कहीं भाजपा की मुश्किलें बनती नजर आ रही हैं। जी। बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और बिजली कटौती जो है वो सीधे तौर पर कोयला संकट की कमी, कोयले की कमी की वजह से ये देखी जा रही है। और क्या इसको लेकर अभी केंद्र सरकार के पास या दिल्ली सरकार के पास कोई प्लान है जनता को राहत देने का? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोयले की कमी होती नज़र आ रही है और उससे बिजली संकट बनता नज़र आ रहा है, तो केंद्र सरकार के पास बेशक प्लान है और ये लगातार कहीं न कहीं उसकी जो कमी है, उसको भी पूरा किया जा सकता है। मगर राज्य सरकारों की बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से भी यानी कि दिल्ली के सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमारे हाथ में दीजिए और हम लोग इसको पूरा कर सकते हैं और लगातार कहीं न कहीं कोयले की जो कमी है उसको भी कहीं न कहीं दूर किया जा सकता है। मगर केंद्र सरकार के ऊपर भी छोड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार के लिए ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के हाथ में है कोयले की सप्लाई जो है वो राज्य सरकारों को देने के लिए, मगर राज्य सरकारों को कोयला नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से जो है आम जनता परेशान होती नजर आ रही है। और इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें जिनकी वजह से कहीं ना कहीं बिजली की खपत सबसे ज्यादा चाहिए होती है उनको, मगर उनके पास भी कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिल रही है, बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उनका भी जो बिजनेस है वो काफी हद तक कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। जी। ठीक है राजू, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब में आम कानून और भाईचारे की बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पटियाला में हुई घटना सीधे तौर पर प्रशासनिक लापरवाही, गैर जिम्मेदार राजनीति और मौका परस्ती का परिणाम है, जो कि आम आदमी पार्टी और उसकी पंजाब में सरकार की कार्यशैली की पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि पंजाब में सालों से बेशुमार कुर्बानियों से कायम किए गए अमन, शांति और भाईचारक सांझ के माहौल को आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा पिछले कुछ हफ्तों के दौरान गंभीर खतरा पैदा हो गया है। सरदार बादल ने मुख्यमंत्री पंजाब को आश्वासन दिया कि शिरोमणि अकाली दल पंजाब की एकता, अमन और भाईचारक सांझ को बरकरार रखने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा की जाने वाली हर सार्थक पहलकदमी का पूरा समर्थन करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से सुखबीर सिंह बादल ने अब आम आदमी पार्टी की सरकार पर तंज कसा और भगवंत मान की सरकार को सीधे तौर पर मौका परस्ती की सरकार बता दिया है। जी देखिए, अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सिंह बादल की तरफ से ये अगर हम कहें सुखबीर सिंह बादल की तरफ से ये जवाब इसलिए आया कि कहीं ना कहीं जो पटियाला हिंसा हुई है उसको लेके मान सरकार का कहना है, स्टेटमेंट आया है, मतलब से ये कहा गया है कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स शामिल है। तभी पंजाब की जो सीधे तौर पर अगर हम कहें कि जो माहौल है उसे खराब करने की कोशिश की, तो सीधे तौर पर उनकी तरफ से एलिगेशन लगाए गए मान सरकार की तरफ से कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इसके लिए जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसी चीज को देखते हुए अगर हम कहें कि
सभी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी तरफ से जवाब देना शुरू कर दिया है। अगर हम कहें शहरी की हम बात करें कि खुद अश्विनी शर्मा की बात करें तो उनकी तरफ से भी हम काली माता मंदिर गए थे, तो उन्होंने जब जवाब दिया था कि हम अपनी आस्था को रिप्रेजेंट करने वहां पर गए थे। लेकिन जिस तरीके से सुखबीर सिंह बादल ने ये आरोप लगाए हैं कि मौका परस्ती की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है और उन्होंने पंजाब की अमन और शांति को बिगाड़ने की कोशिश की है, इसको लेकर जिस तरीके से, लेकिन हमने एक्शन भी देखा, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से लगातार पटियाला हिंसा के बाद एक्शन में आई, क्या वाकई ये जो तंज है उन पर ये लाजमी है? हाँ, देखिए कई फैक्टर्स हम उसका कंसिडर किए जा रहे हैं। ये दो चीजें अगर हम कहें ऑपोजिशन बार-बार सवाल खड़ा कर रही है, कि सबसे पहला सवाल जो उनकी तरफ से खड़ा किया गया है, तो ये कह रहे हैं कि जब 10 दिन पहले अंदाजा लग गया था कि ऐसा माहौल बन सकता है, तो शिवसेना को रैली करने शिवसेना कार्यकर्ताओं को रैली करने क्यों दी गई? उसके बाद जब इंसिडेंट हो गए तो एक्शन या फिर हम कहें कि जो अलग-अलग झड़पें होती हुई नजर आ रही थी, तो सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स क्यों नहीं तैनात थी? दूसरा एक ये रीजन बताया गया। फाइनली रीजन ये रहा कि जो ये घटना हो गई उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आए कहीं न कहीं विरोधियों के ऊपर सीधे तौर पे हमला किया जा रहा है, विरोधियों के ऊपर सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि कहीं बाकी सभी देखिए इसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही कंसिडर किया जाना चाहिए। उनकी तरफ स्टेटमेंट आ रहा है कि ये एक प्री प्लान पॉलिटिकली मोटिवेटेड था जिससे पंजाब का माहौल खराब हो। आम आदमी पार्टी शुरू से ये कहती आई है कि हमारे लिए प्रायोरिटी है पंजाब की शांति और कहीं न कहीं ऑपोजिशन इसे खराब करनी है। इस स्टेटमेंट को लेकर हम कहें कि विरोधी लगातार मान सरकार को घेर रहे हैं। चाहे हम अश्विनी शर्मा की बात करें या फिर सुखबीर सिंह बादल की बात करें, हर कोई लगातार सरकार से ये पूछता है कि क्या आपके पास कोई इसका सबूत है? अगर आपके पास है तो आप कार्रवाई करें, हम आपसे पूरी तरह कार्रवाई में आपका साथ देंगे अगर आपके सबूत है और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करें, बाकी ऑपोजिशन आपको पूरा साथ देंगी। तो इस चीज से विरोधी अपना स्टैंड क्लियर करते नजर आ रहे हैं कि अगर आपके पास प्रूफ है तो आप कार्रवाई करें। जी। हम्म, फिलहाल किस तरीके का एक्शन इस पर लिया जा सकता है भगवंत मान की सरकार द्वारा? देखिए मुस्कान अगर देखें तो एक्शन शुरू हो चुके हैं, तो लगातार लगभग 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जैसे हमें अपनी जानकारी मिल चुकी है पटियाला से कि जो दोषी हैं जिसमें से अगर हम कहें कि अपने-अपने लेवल में छानबीन शुरू हो चुकी है। अब बात ये है कि जो स्टेटमेंट दी गई है कि कल की अगर हम बात करें कि खुद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा की तरफ से अपील की गई थी पंजाब के लोगों से कि शांति बनाए रखें, कि पंजाब में बहुत मुश्किल से शांति आई है। अगर हम कहें कि काफ़ी समय से काफ़ी लोगों के संघर्ष के बाद पंजाब में शांति आई और ऐसे में बाहर के कुछ तत्व पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। उनकी अपील है कि माहौल शांत रखा जाए और लोग जितना हो सके कोऑपरेट करें। तो ही जिन्होंने भी हिंसा फैलाई थी, जो पटियाला में हिंसा के लिए जिम्मेदार है, उन सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर हम कहें कि कल 6 गिरफ्तारियां हो भी चुकी हैं, तो सीधे तौर पे एक्शन मोड में मान सरकार नजर आ चुकी है और उन्होंने एक चीज स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। अगर वो किसी भी तरीके से इस हिंसा में इन्वॉल्व है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम्म, ठीक है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसको लेकर एक्शन लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से दिख भी रहा है। भगवंत मान ने जिस तरीके से आईजी को सस्पेंड किया और तमाम चीजें हुई, लेकिन फिलहाल पटियाला में किस तरीके का माहौल है और विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए मुस्कान अगर हम बात करें माहौल स्टेबल हो चुका है। अगर हम कहें कि कल सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक पहले इंटरनेट सस्पेंड किया गया था और बाद में स्टेबल माहौल देखते हुए इस ऑर्डर को रिवाइज कर दिया गया और उसको 9:30 बजे शाम को 4 बजे तक कर दिया। तो इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब में माहौल स्टेबल हो चुका है और अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस और हर संभव कोशिश कर रही है कि इंसाइटमेंट इंसिडेंट आएगा क्या ये प्री प्लान था, कि क्या जो माहौल खराब करने लगे वो प्री प्लान था या फिर ऑन स्पॉट इंसिडेंट हुआ है कि जो दो गुट्स में लड़ाई चल रही थी वो फाइनली अगर हम कह सकते हैं ऑनलाइन वो उसने एक कन्वर्टिव रूप ले लिया कि वो जो ऑनलाइन लड़ाई थी वो चलते चलते इतनी बढ़ गई कि वो फाइनली फिजिकल फाइट्स में चेंज होगी। तो इस चीज की छानबीन की जा रही है या फिर ये किसी का प्री प्लान था, कोई पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। इन सब चीजों तथ्यों के ऊपर लगातार हम जांच की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि चीज क्लियर हो सके कि क्या ये प्री प्लान था या फिर ये एक इंसिडेंट था। तो दोनों सिनेरियोज में बहुत बड़ी लापरवाहियां सामने आ रही है। अगर ये प्री प्लान है तो किसका प्लान था, आखिर किसने पंजाब के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई थी, और अगर ये सिर्फ इंसिडेंट था जो 10 दिन से ऑनलाइन चल रहा था उसके कम्युलेट हो गया यहाँ पे, तो किसकी लापरवाही है? क्या पुलिस प्रशासन लापरवाह रहा कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग में लापरवाही रही, किन किन उन सब पहलुओं की जांच की जा रही है। जी ठीक है, हर पहलू की जांच की जा रही है, लेकिन विरोधियों के जो आरोप किए लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी की ओर से कोई बयान सामने आया? देखिए विरोधियों की तरफ से अगर हम कहें कि पहले खुद मान सरकार का सीरियस स्टेट रहा है कि पहले पहला स्टेटमेंट था कि
जो गुनहगार हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिविल कोर्ट के बाद जो स्टेटमेंट सामने आया था उसमें ये स्टेटमेंट आया था कि कहीं पटियाला ऐसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही थी, ऐसा स्टेटमेंट सामने आया था। तो इस चीज को लेकर विरोधी लगातार मान सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने बोला कि अगर आपके प्रूफ है तो आप उन पे ऊपर कार्रवाई करें, पर इसके जो इंसिडेंट है इसके जरिए पॉलिटिकल अपने विरोधियों को टारगेट ना करें। विरोधी कहते नजर आ रहे हैं कि जो इंसिडेंट हुआ उसके जरिए ऑपोजिशन को टारगेट करके मान सरकार नजर आ रही है। उनका कहना है कि एक्चुअल में ऑपोजिशन का कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हम सुखबीर बादल की बात करें, चाहे सुनील शर्मा की बात करें, उनका इससे कोई रिलेशन नहीं है, पर क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहकर चाहते हैं कि ऑपोजिशन के ऊपर कार्रवाई हो जाए, ये मान सरकार के ऊपर सभी लगा रही है। इसके सीधा एग्जांपल जो मान किया गया कि अश्विनी शर्मा जब पटियाला गए, पटियाला में जाके उन्होंने काली माता मंदिर को विजिट किया, तो उनकी तरफ से माहौल खराब करने की कोशिश की गई, ये स्टेटमेंट सामने आई थी। पर सवाल ये इसके ऊपर सुभाष शर्मा की तरफ से कि हम अपनी आस्था के समर्थन निभा गए थे, वहां पे माथा टेकने गए थे। ऐसे माथा टेकने जाना किस तरीके से वायलेंस को इंसाइट करना था, किस तरह से माहौल खराब करना था, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया। कहीं ना कहीं अभी भी पॉलिटिकल एंगल लाने की कोशिश की जा रही है। दोनों, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे मान सरकार हो, दोनों आपस में ये कंफर्म करे हुए क्या ये इंसिडेंट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्या है। छानबीन चल रही है, पर समय रहते क्लियर हो पाएगा कि आखिर इंसिडेंट की मेन वजह रही क्या। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी मंत्रियों ने शनिवार को अपने अपने जिले का निरीक्षण किया और इसी कड़ी में लोक निर्माण मंत्री ज्योतिन प्रसाद कानपुर पहुंचे और उनके साथ चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनकीश्वर सिंह भी मौजूद रहे। वो लोग कानपुर गुजैनी अंबेडकर नगर के कच्चे बस्ती में पहुंचे। मंत्री ज्योतिन प्रसाद ने आम जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी। मंत्री के सामने ही लोगों ने शिकायतों की झड़ी लगा दी और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद मंत्री ने 15 दिन के भीतर निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहर की लाभार्थी रामदेवी के घर पहुंचे और दोपहर का भोजन किया। ज्योतिन प्रसाद कानपुर के सर्किट हाउस पहुंचे और वहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। वहीं संगठन के पदाधिकारियों से उनके सर्किट हाउस में एक बैठक की गई। सर्किट हाउस से निकलकर गुजैनी की मलिन बस्ती का मंत्रियों ने निरीक्षण किया। ज्योतिन प्रसाद को उनके कार्यकर्ताओं ने कानपुर पुलिस केडीए की कई खामियां बताई और उनकी शिकायतें भी की गई। ऐसा है, सब चीज वोटों के लिए नहीं होती। जो आज प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश और देश में क्या परिवर्तन आ रहा है। और ये जो आज यहाँ आना हुआ है वो यहाँ की धरातल पे स्थिति, जनता से संवाद, लोगों की समस्याएं, सुझाव और उस पर निस्तारण, इस चीज़ों के लिए हैं। ये सरकार राष्ट्र निर्माण और प्रदेश निर्माण के प्रतिबद्ध है, सिर्फ वोटों के लिए नहीं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम सब मंत्री समूह को पूरे जनपद के लिए, पूरे मंडल के लिए, यानी पूरे प्रदेश में अलग अलग मंडलों के लिए मंत्री समूह माननीय जितिन प्रसाद जी हैं, माननीय मनकेश्वर जी हैं, हम कपिल देव, हम हैं, और यहाँ की समीक्षाएं, प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत, जनप्रतिनिधियों से बातचीत, उनकी समस्याओं को सुनना, समस्याओं का मौके पर निस्तारण, उसके बाद जो योजनाएं चल रही हैं उनका निरीक्षण। और ख़ास बात यह है कि इस समय हम एक गांव के अंदर आए हैं जहाँ ओबीसी वर्ग में, दलित वर्ग में, और आकर के भोजन। इसके पीछे भी एक हेतु ये है कि सब में समाज के अंदर समरसता, समाज के अंदर सबको समान अधिकार है, सबको समान अधिकार संवैधानिक रूप से भी है। उनके बीच में परिवार में बैठकर उनके साथ भोजन किया माननीय मंत्री जी ने, हमने, हमारे अधिकारियों ने, ताकि समाज के अंदर किसी प्रकार का ऊँच नीच का भाव ना जाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो मंत्र हमको दिया, अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान, अंतिम व्यक्ति का कल्याण, उसी के निमित्त यहाँ पर आए हैं। जो दिक्कतें यहाँ पर थी उनका मौके पर जिलाधिकारी को बोल करके समस्या का निदान करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से बात करें, उत्तर प्रदेश के कानपुर में लोक निर्माण मंत्री ज्योतिन प्रसाद पहुंचे। आपको बता दें कि कानपुर में और पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि तमाम जो उनके मंत्री हैं वो अपने मंडलों में पहुंचे और वहां पर विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे और वहां जाकर मलिन बस्तियों में लोगों के बीच की जो
दुर्भावना है उसको दूर करने का काम करें। और इसी कड़ी में जतिन प्रसाद जो है वो कानपुर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने मलिन बस्तियों का दौरा किया। इस दौरान लोगों की समस्याएं उन्होंने सुनी। जब समस्याएं वो सुनने लगे तो समस्याएं सुनते सुनते लोगों ने उनके सामने शिकायतों की एक पूरी झड़ी लगा दी, क्योंकि समस्याएं लोगों की बहुत ज़्यादा थी। इसलिए उनको सभी समस्याओं को लोगों ने मंत्रियों के सामने रखा, जिसके बाद जतिन प्रसाद ने मौके से कई समस्याओं का निपटारण किया और जो समस्याएं जिनमें कुछ समय लगना था उनके लिए निर्देश दिए गए। इसके बाद सरकार की योजनाओं की लाभार्थी एक महिला रमा देवी के घर पर भी जतिन प्रसाद पहुंचे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से संवाददाता अनुज तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज, फिलहाल कानपुर में बात करो, जिस तरीके से जतिन प्रसाद पहुंचे, किस तरीके से उनका यह कार्यक्रम रहा? जी मुस्कान, देखिए जिस तरह से जो योगी राज 2.0 लागू हो गया है, जिस तरह से लगभग सभी मंत्रियों को जो आदेश दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि वो ग्राउंड फील्ड पे जा करके लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और सुनने के बाद उसका निस्तारण लगभग कम समय होते हुए उसका सारा निस्तारण भी करेंगे, वो चीजों को देखते हुए कानपुर के अंदर भी ये चीजें कई दिनों से देखने को मिल रही हैं। अभी हाल फिलहाल कल की अगर हम बात करते हैं, अभी वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो जतिन प्रसाद भी आए। इसके पहले भी अगर हम कानपुर की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए कानपुर से जो पहले ऊर्जा औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना हुआ करते थे, उनको भी कहीं ना कहीं एक तरफ से ये एक चार्ज दे दिया गया है कि वो एक अलग उनको एक पद दिया गया है। लेकिन जो चीजें अब हम हाल फिलहाल देखने को मिल रही है हमको, तो वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि मंत्री खुद ग्राउंड फील्ड पे आकर के जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और उसको जल्द से जल्द निस्तारण करने की प्रक्रियाएं करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इसी प्रकरण को चलते हुए जतिन प्रसाद आज कानपुर के अंदर पहुंचे थे। जतिन प्रसाद पहुंचने के बाद जिस तरह से जनता एकदम से, क्योंकि कभी का पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि मंत्री खुद जनता की समस्याओं को सुनने के लिए फील्ड पे पहुंचे हैं और जनता की समस्याओं को सुनने के लिए वो फील्ड पे पहुंचे तो जनता ने पहले तो हाल फिलहाल एक ही दो समस्या आई थी, लेकिन जब एक दो समस्या को सुनते सुनते जब चीजें बढ़ने लगी तो जनता एकदम से उनके ऊपर हावी हो गई और जनता ने अपनी समस्या एकदम से लागू करी। और इसको देखते देखते जतिन प्रसाद ने ये बात भी कह दी कि मैं तो इस बात को सुन रहा हूँ, लेकिन अब मेरे साथ जो जुड़े हुए अधिकारीगण हैं वो भी जल्द ही फिलहाल इसको 15 दिन के अंदर इन समस्याओं का निस्तारण करेंगे, सुनेंगे और उसका निस्तारण करेंगे। और अगर वो निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं तो ये समस्याएं मेरे पटल पे लेके आएंगे, यानी मेरे टेबल पे लेके आएंगे और मैं उसका निस्तारण जल्द से जल्द करूंगा। तो ये जो चीजें देखने को मिल रही हैं, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि योगी राज दोबारा शुरू हुआ है। पहले 5 साल योगी राज का भाजपा सरकार रही, जिसमें योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल करके निकल चुके थे। उसके बाद दोबारा फिर से भाजपा सरकार आई, भाजपा सरकार में फिर से योगी आदित्यनाथ जी को ही मुख्यमंत्री पद दिया गया। मुख्यमंत्री पद देखते हुए उन्होंने ये जो चीजें अभी करी, और उस पर से एक चीज और भी स्पष्ट करना चाहूंगा, जो इनका बुलडोजर है, ये बुलडोजर भी कानपुर में कम नहीं रहा है, क्योंकि मंत्रियों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी लोग दोषी हैं, जो भी इस तरह का अगर कुछ काम कर रहे हैं, जो आम जनता को शोषण कर रहे हैं या आम जनता की कोई चीजें हैं जो चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, जनता का पूरी तरह से उनकी मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनके ऊपर इस चीजों का भी लागू किया जाएगा। ये भी मंत्रियों को बिल्कुल स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। तो पहली बार ऐसा देखा जा चुका है कि कानपुर के अंदर मंत्रीगण जो है, जो मंत्री पद संभाले हुए हैं, और वो आकर के जनता के बीच में बैठ करके जनता की चीजों को सुनते हुए उसको जल्द से जल्द निस्तारण करने का प्रयास कर रहे हैं। मुस्कान। ठीक है अनुज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की अपील की है। दरअसल 1 मई को महाराष्ट्र दिवस पर राज्य के निर्माण संदेश में ठाकरे ने कहा कि अगर कोई महाराष्ट्र की छवि खराब करने और बदनाम करने की साजिश कर रहा है तो यहाँ के स्वाभिमानी लोग उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी और इसके अलावा राजर्षि छत्रपति शाह महाराज और महात्मा ज्योतिबाबाई और सावित्रीबाई फूले ने सामाजिक सुधारों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस धरती के सपूत डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देश को संविधान दिया, लेकिन आज दुर्भाग्य से स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के कारण महाराष्ट्र में जातियों और धर्मों के आधार पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा। महाराष्ट्र अपने सामाजिक समरसता और
संयम के लिए जाना जाता है और हम इस परंपरा को आगे भी कायम रखेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य पर कितनी ही बाधाएं और संकट क्यों न हो, महाराष्ट्र विकास के पथ पर बढ़ता रहेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से बात करें, उद्धव ठाकरे ने आज महाराष्ट्र दिवस है और इसी को लेकर पूर्व संध्या पर उन्होंने तमाम अपना बयान दिया। क्या कुछ इस बयान में खास रहा और विरोधियों पर किस तरीके से उन्होंने हमला बोला? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है, इस बीच महाराष्ट्र दिवस पे आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में समानता और सरलता का सौहार्द कायम रखे, किसी भी तरह का सांप्रदायिक भेदभाव न रखे। लिहाजा महाराष्ट्र में जिस तरह से धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है, उस पर विशेष ध्यान रखते हुए महाराष्ट्र की जो परंपरा है सरलता और समानता का, उस पर ध्यान रखते हुए उसको कायम रखने की कोशिश की जाए। ठीक है, उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से अपना ये बयान दिया, आज महाराष्ट्र दिवस से किस तरीके से कार्यक्रम कोई आयोजित हुए? देखिए, महाराष्ट्र में आज महाराष्ट्र दिवस के तौर पे पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। खासकर मुंबई में तरह तरह के आयोजन जो है मराठी भाषाओं द्वारा किया जाता है। ऐसे में महाराष्ट्र दिवस के मौके पर सब जगह जो है महाराष्ट्र दिवस की महाराष्ट्र को लेकर अलग अलग झांकियां निकाली जाती है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री शामिल भी होते हैं। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति की जा रही है, उससे पहले महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक संदेश दिया गया कि किस तरह से महाराष्ट्र की समानता, सरलता और सौहार्द को बनाए रखना है, क्योंकि जिस तरह से लगातार लोग जो है कहीं न कहीं महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उसमें लोगों को जाना नहीं है। लेकिन जो महाराष्ट्र की परंपरा रही है आपसी भेदभाव को मिटाते हुए आपसी सरलता और सौहार्द को बनाए रखना। लोगों से ये अपील की गई है कि सामाजिक सौहार्द जो है उसको बनाए रखे और उसको खराब ना होने दे। फिलहाल महाराष्ट्र में जिस तरीके से तमाम कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, इस बीच ये आयोजन जो है वो राजनीति के बीच हो रहा है, क्योंकि अलग अलग तरीके से लाउड स्पीकर और कई मुद्दों को लेकर राजनीति हो रही है। इसको लेकर सौहार्द बनाए रखने के लिए क्या कुछ सरकार कर रही है? देखिए मुस्कान जी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज मनसे प्रमुख राज ठाकरे बड़ी सभा करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने कल पुणे में सभा की थी, इस दौरान भी तमाम तरह की बयानबाजी आई। अब आज महाराष्ट्र दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में, खासकर मुंबई में महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार चिंतित है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति की गई है, इसमें महाराष्ट्र सरकार की बहुत किरकिरी हुई है। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने तमाम दिवंगत जो वीरांगनाएं हैं उनका नाम लेते हुए, खासकर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बढ़िया संविधान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के कुछ लोग धार्मिक भावनाओं के तहत लोगों को आहत कर रहे हैं, लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के स्वाभिमानी लोग उनका कड़ा जवाब दे सकते हैं। इस तरह के वक्तव्य दिया है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल राजधानी लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अगली अहम खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का 5 मई को भव्य स्वागत किया जाएगा। इस दिन परवाणु से लेकर शिमला तक जगह जगह स्वागत कार्यक्रम होंगे और कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन होगा। इसके बाद शिमला के चौड़ा मैदान में जनसभा की जाएगी। शक्ति प्रदर्शन के बाद इसी दिन प्रतिभा सिंह राजीव गांधी दफ्तर जाकर प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगी। इससे पहले परवाणु में नवनियुक्त पीसीसी चीफ का भव्य स्वागत किया जाएगा।
कांग्रेस स्वागत समारोह के जरिए शिमला एमसी और विधानसभा चुनाव का शंखानाद करना चाहेगी, क्योंकि अब तक कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन के कारण बुरे तरीके से उलझी हुई थी और इस वजह से धरातल पर कांग्रेस की गतिविधियां ना के बराबर थीं, जबकि प्रदेश में 5 से 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से 5 मई को यह कार्यक्रम होने जा रहा है कांग्रेस का, कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस की जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपना कार्यभार संभालेंगे, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, कांग्रेस का जो ये सम्मान ये अभी समारोह जो करने जा रही है, इसके जरिए जो है एक शक्ति प्रदर्शन बड़ा कांग्रेस करेगी प्रदेश में, क्योंकि अभी तक जो सुप्त अवस्था में कांग्रेस थी वो कहीं ना कहीं इसको गति देना, अपनी जो सुप्त अवस्था उसको गति देना चाहेगी। ये जो प्रदेशाध्यक्ष है प्रतिभा चौहान का जो शक्ति प्रदर्शन, प्रतिभा सिंह का जो शक्ति प्रदर्शन होगा, इसके जरिए जो कांग्रेस है प्रदेश में अपनी एक बड़ी जो एक शक्ति प्रदर्शन करके अपनी एक बड़ी छाप छोड़ना चाहेगी और अपने कार्यकर्ताओं में और जो पदाधिकारी है उनमें एक बड़ा मनोबल और एक जोश का संचार करना चाहेगी। जी मुस्कान। ठीक है, कांग्रेस जिस तरीके से ये भव्य कार्यक्रम और शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर करना चाह रही है, विधानसभा चुनावों को लेकर ये शक्ति प्रदर्शन होगा और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों को थार देने के लिए और जनता को लुभाने के लिए ये शक्ति प्रदर्शन हो सकता है। कितना भव्य इस शक्ति प्रदर्शन को बनाने की कोशिशें हो रही है फिलहाल? जी बिल्कुल, अब अगर मैं बात करूं कि इस शक्ति प्रदर्शन में जो है वो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है और प्रियंका गांधी है और राजीव शुक्ला है जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी है, इनको जो है न्योता देंगी प्रतिभा सिंह इसमें आने का। इसमें से जो राजीव शुक्ला है वो निश्चित तौर पर यहाँ पहुंचेंगे क्योंकि हिमाचल प्रभारी भी। इसके अलावा जो है सब जो नेता प्रतिपक्ष है मुकेश अग्निहोत्री और जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष है, उसके अलावा जितने भी पदाधिकारी है कांग्रेस के, वो सब यहाँ जुटेंगे। प्रतिभा सिंह के सामने एक बड़ी चुनौती है क्योंकि जो कांग्रेस अभी तक गुटबाजी का जो सामना कर रही है, अलग थलग जो संगठन पड़ा हुआ है, उसको एक साथ लाना, एक लय में लाना विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, और उससे ठीक पहले जो है नगर निगम के चुनाव भी है, तो इसमें भी जो प्रतिभा सिंह है उनके सामने एक बड़ी चुनौती है इन दोनों चुनावों में कांग्रेस की जो नैया है उसको पार लगाना। तो ये जो शक्ति प्रदर्शन है, इसके जरिए जो कांग्रेस है वो प्रदेश में जो भाजपा है या आम आदमी पार्टी है, इनको जो अभी तक इनको जो चुनौती नहीं मान रही थी, एक बड़ी चुनौती पेश करना चाहेगी इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस प्रदेश में। अभी तक हिमाचल कांग्रेस में उथल पुथल हम देख रहे थे, लेकिन चुनावों से पहले ये पूरे तरीके से हाईकमान का फैसला रहा और पूरे बदलाव किए गए हैं कांग्रेस में। तो जिस तरीके से प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, चुनौतियां उनके सामने काफी है, क्या उन चुनौतियों से निपटने के लिए प्लान उन्होंने तैयार किया? जी, प्रतिभा सिंह के साथ जो है, हालांकि उनका जो संगठन का जो ये अनुभव है बिल्कुल नया रहेगा। सांसद वो पहले भी रह चुके हैं और अभी भी मंडी लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद है, लेकिन जो संगठन की जिम्मेदारी उनके लिए बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने रहेगी क्योंकि टिकट आवंटन है, हर गुट को वो किस तरह साथ लेकर चलेंगी, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। तो इसके लिए जो प्रतिभा सिंह है उन्होंने जो प्लान करेंगी वो यही है कि सभी गुटों के जो नेता हैं उनको साथ लेके चले, जो वीरभद्र समर्थक गुट है उनको जो तवज्जो वो देंगी और उनका जो सलाह है वो जरूर वो लेंगी, क्योंकि इस जो गुटबाजी से कांग्रेस को बाहर निकालना और जो सत्ता हासिल करना, ये कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त है। और सबसे बड़ी जो चुनौती है वो प्रदेश अध्यक्ष के सामने कांग्रेस को सत्ता में लाना है इस वक्त। उससे भी बड़ी चुनौती इस समय प्रतिभा सिंह के सामने ये भी है कि आखिर संगठन को एक साथ किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कलह देखने को मिल रही है, अलग अलग गुट बने हुए हैं। गुटबाजी को खत्म करके किस तरीके से संगठन को एकजुट करके चुनाव लड़ा जाए, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं प्रतिभा सिंह की? जी, प्रतिभा सिंह जैसे पहले भी कह चुकी हैं कि जो वीरभद्र फैक्टर है वो हिमाचल में पहले भी काम करता रहेगा और उनकी मौत के बाद भी इस वक्त काम कर रहा है। तो जो 68 विधानसभा क्षेत्र है उसमें से अगर हम कुछ विधानसभा क्षेत्रों की स्पेशली बात करें, जैसे ग्रामीण इलाके हैं, कुल्लू है, शिमला है, सोलन है, सिरमौर है, मंडी है और कांगड़ा के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे सीधा जो जनता है वो वीरभद्र के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। तो प्रतिभा सिंह पहले ही कह चुकी हैं कि इन सबको जो वीरभद्र जो फैक्टर है वो हिमाचल में काम करेगा, उसी को ध्यान में रखकर
प्रतिभा सिंह जो अपनी आगामी जो रणनीति है वो बनाएंगी और उसी के हिसाब से कांग्रेस को एकजुट करेंगे और काम करेगी, क्योंकि जो गुटबाजी है इस वक्त और जो नेता गुट में बटे हुए वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमें सत्ता में वापस आना है तो हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इसी तरह गुटबाजी करते रहे तो कहीं ना कहीं इसका जो बड़ा लाभ है वो भाजपा को मिलेगा। तो अभी जो गुटबाजी को वो बिल्कुल दरकिनार करना चाहेंगे, जो जितने भी बड़े नेता वो प्रतिभा सिंह के साथ आना चाहेंगे, क्योंकि प्रतिभा सिंह के साथ एक बड़ी बात यह है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे और ना ही वो मुख्यमंत्री की दौड़ में है। तो इसलिए जो माना जा रहा है कि जो सभी गुट है उनको समर्थन देंगे और सत्ता में आने के लिए उनको पूरा का पूरा साथ देंगे उनका। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित चारधाम यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्रियों को राहत देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोरोना जांच पर बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड में बाहर से आने वाले पर्यटकों और चारधाम यात्रियों को उनकी अब कोविड जांच नहीं होगी, उन्हें सिर्फ पर्यटन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। चारधाम यात्रा के दौरान बॉर्डर पर जांच को लेकर भ्रम के बीच मुख्य सचिव ने स्थिति साफ की। चारधाम यात्रियों की बॉर्डर पर जांच और वैक्सीनेशन का प्रमाण दिखाने की अनिवार्यता को लेकर भ्रम की स्थिति के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू को मामले में स्थिति साफ करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद मुख्य सचिव ने अधिकारियों की बैठक ली थी। मुख्य सचिव ने कहा कि अगले आदेश तक यात्रियों की जांच की जाएगी और सीमा पर कोरोना की जांच और वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र की जांच नहीं होगी। लेकिन यात्रियों को चारधाम यात्रा के लिए पर्यटन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। मुख्य सचिव ने बैठक में चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा भी की। इस खबर पर जरा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से अब सीएम धामी ने ये बड़े निर्देश दिए हैं और कोविड जांच को लेकर काफी अहम निर्णय उन्होंने लिया, क्या कुछ अहम जानकारी? मुस्कान, देखिए, चारधाम यात्रा उत्तराखंड में शुरू होने वाली है और जो इसको करने के लिए लाखों लोग यहाँ पर पहुंचने वाले, उनके लिए एक राहत बड़ी खबर है कि यहाँ पर जो कोरोना की जो जांच की अनिवार्यता लगातार बीच में कहा जा रहा था कि होनी जरूरी होगी, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा दिया गया है। अब जो लोग यहाँ दर्शन करने पहुंचेंगे उनको कोरोना की जांच की आवश्यकता नहीं है और ना ही यहाँ पर जो वैक्सीनेशन के यहाँ पर जो पंजीकरण है उसको दिखाने की आवश्यकता है। और ये भ्रम की स्थिति लगातार बनी हुई थी क्योंकि चारधाम यात्रा 2 दिन बाद से यहाँ शुरू होनी, गंगोत्री और यमुनोत्री के 3 मई को कपाट खुलने हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ के यहाँ पर 6 और 8 मई को कपाट खुलने हैं। तो श्रद्धालुओं का लगातार आने का दौर अब जारी होने लग जाएगा और उसके बीच अगर भ्रम की स्थिति बनती है तो लोग यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे। उसको देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्य सचिव के द्वारा कहा गया है कि अब जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे चारधाम यात्रा करने के लिए, उनको कोरोना की जांच की आवश्यकता नहीं है। जो बॉर्डर पे लगातार कहा जा रहा था कि यहाँ पर जांच करवाई जाएगी, उसके बाद चारधाम यात्रा के लिए लोगों को यहाँ पर आना होगा, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है। तो एक लोगों के लिए राहत वाली खबर है, लेकिन साथ ही यहाँ पर जो मास्क लगाने की अनिवार्यता वो जरूर रहने वाली है। बगैर मास्क के यहाँ पर कोई नहीं पहुंच पाएगा। तो एक नियम के साथ यहाँ पर चारधाम यात्रा को शुरू करने की कवायद शुरू की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि एक बहुत बड़ा आय का जरिया है राज्य सरकार की चारधाम यात्रा। और जो लोग हैं वहां पर, जो जिनकी जीविका चलती है चारधाम यात्रा को, 2 साल से यात्रा सुचारू रूप से चल नहीं पाई है। शायद यही वजह है कि राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चौथी लहर कोरोना की यहाँ पर आ चुकी है, उसको देखते हुए यहाँ पर जो जरूरी दिशा निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन चारधाम यात्रा पे फिलहाल ये फैसला लिया गया है कि कोरोना की बगैर जांच के यहाँ पर लोग पहुंच सकते हैं और चारधाम यात्रा का यहाँ पर जो आनंद जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इससे पहले जिस तरीके से कुंभ का आयोजन किया गया था अमित, उसको लेकर बीजेपी की सरकार को काफी विपक्ष ने घेरा भी था, क्योंकि उस समय भी कोरोना की स्थिति थी और कुंभ का आयोजन किया गया। और इस बार हालांकि कोरोना नहीं है, लेकिन कुछ केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में अगर इस तरीके का फैसला लिया गया है कि जांच नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये किसी बड़ी खतरे की ओर इशारा करता है। तो इसको लेकर एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर सरकार आ गई है। देखिए मुस्कान, बात करें जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर राजनीति देखी जाए, पिछले 2 साल में कोरोना को लेकर के यहाँ पर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। राज्य सरकार की तरफ से लगातार जो कोशिश की जा रही है उस पर विपक्ष ने लगातार सवाल खड़े किए हैं। चारधाम यात्रा इससे पहले भी शुरू की जानी थी, लेकिन लगातार जो विवादों में चारधाम यात्रा रही, सुचारू रूप से नहीं चल पाई। कुंभ के मेले की बात करें, जो वाकया हम लोगों ने देखा यहाँ पर कोरोना जांच के नाम पर भी कहीं ना कहीं चीजें सामने आई, घोटाले की बात सामने आई, विपक्ष लगातार हमलावर रहा। अब जिस तरीके से राज्य सरकार ने फैसला लिया है
इसमें विपक्ष के द्वारा यहाँ पर सवाल खड़ा करना लाजमी है, क्योंकि अभी समय है और अभी आप देखिएगा कि विपक्ष का इसमें जरूर कोई ना कोई बयान जरूर आएगा, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होनी है और बगैर कोरोना जांच के यहाँ पर लोगों को आने दिया जाएगा, तो उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल खड़े होंगे। और सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से देखा जाए मुस्कान, तो कोरोना की चौथी लहर शुरू हो चुकी है। हालांकि उत्तराखंड में भी इतने मामले नहीं आए, लेकिन दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और पूरे देश में जिस तरीके से अगर श्रद्धालु आते हैं और कोरोना की बगैर जांच के यहाँ पहुंचते तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत हो सकती है। उसको लेकर भी राज्य सरकार आगे फैसला लेगी, लेकिन फिलहाल लोगों को राहत देने के लिए, चारधाम यात्रा को सुचारू करने के लिए सरकार ने यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया है। अब इस फैसले का कितना दूरगामी परिणाम होंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल विपक्ष कहीं ना कहीं इसको लेकर जरूर हमलावर होगा और उसको लेकर राज्य सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है अमित, चारधाम यात्रा की तैयारियां किस तरीके से चल रही है फिलहाल? बिल्कुल, आपको बता दूं कि 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम के यहाँ पर जो कपाट है वो खुलने हैं। 6 मई को बाबा केदार के यहाँ के धाम के कपाट खुलने हैं। बद्रीनाथ के यहाँ पर 8 मई को खुलने, उसको लेकर चाक चौबंद तैयारी की गई है। और जो यहाँ पर जो मार्गों में जो लगातार रुकावटें थी और जो वैकल्पिक मार्ग बनाने की जो बात कर रही थी वो लगातार सुचारू है। मौसम हालांकि उत्तराखंड में दिक्कत जरूर पैदा करता है, लेकिन उसको लेकर के यहाँ पर IDRF की टीम लगातार मुस्तैद है। और केदारनाथ धाम में यहाँ पर क्योंकि देश के मुखिया भी पहुंच सकते हैं, उसको लेकर तैयारी जोरों पर है। बद्रीनाथ के मार्ग में जो लगातार दिक्कत है वो सुचारू रूप से सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से बात की जाए वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि जो 2 साल से चारधाम यात्रा सुचारू नहीं चल पाई थी, इस बार वो सुचारू रूप से चले और किसी प्रकार से यात्री को दिक्कत ना हो। और जो एक संदेश है पूरे देश में कि चारधाम यात्रा सुरक्षित है, वो कहीं ना कोई देश में जाए और उत्तराखंड में जो लोग आने का जो सिलसिला रुक चुका था बीच में वो सुचारू उपाय उसको लेकर राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है और पूरी तरीके से चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने पर काम कर रही है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र लाहार पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं बीजेपी प्रदेश सरकार पर पंचायत और निकाय के चुनाव समय पर न कराने को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जनाधार हो चुकी है, वो बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर हो रही अत्याचार जैसी समस्याओं को लेकर भयभीत है और चुनाव कराने से कतरा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समय जनप्रतिनिधियों को जो अधिकार दिए थे वो जनप्रतिनिधियों के अधिकार बीजेपी सरकार ने छीने हैं। सरकारी तंत्र हावी है, सरकारी तंत्र के सामने सरकार पूरे तरीके से समर्पण कर चुकी है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात मध्य प्रदेश की कर रहे थे, जहां पर जिस तरीके से नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उन्होंने पूरे तरीके से अब सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो एक बार सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी भयभीत है, जनाधार उनका खो चुका है। बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार, महिलाओं पर दमन और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को छीनने का काम भाजपा ने किया है। पूरे अधिकार केंद्रीकृत सरकार ने कर लिए हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों को नगर सरकार चलाने और ग्राम सरकार चलाने के अधिकार दिग्विजय सिंह की सरकार ने किए थे। वहाँ जनप्रतिनिधि की सरकार थी, अब सरकार न होकर वो नौकरशाही हावी है। सरकारी तंत्र पूरी सत्ता पर कब्जा कर चुका है। नेता और जनता आजकल गौर हो चुकी है नौकरशाही के सामने। सरकार पूरी तरह से नौकरशाही के सामने सरकार ने समर्पण कर लिया है।
तो आपको बता दें कि लाहौर पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद। उन्होंने पूरे तरीके से सरकार पर हमला बोला है। इस खबर पर जरा जानकारी के लिए संवाददाता विजय तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, फिलहाल जिस तरीके से अब जो प्रदेश नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने निशाना साधा है बीजेपी सरकार पर, गोविंद सिंह ने, और सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? मुझे आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मध्य प्रदेश के लाहौर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पहुंचे, उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी जो है वो अब जनाधार खो चुकी है। वो बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर ऐसी जो समस्याएं हैं उनको पूरे तरीके से भूल चुकी है, ये डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा। आपको बता दें कि लाहौर वो पहुंचे थे अपने विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की और कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये निशाना बीजेपी पर साधा। साफ तौर पर उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो अब जनाधार खो चुकी है और बीजेपी का कोई भी जनाधार अब बाकी नहीं रहा। बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे भूल चुकी है। चलिए, संवाददाता विजय तिवारी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। विजय, आवाज मिल पा रही है आपको? जी। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने जिस तरीके से सरकार पर सवाल उठाए, क्या कुछ अहम जानकारी? मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह अपने विधानसभा सीट लाहौर पहुंचे और लाहौर में वह कार्यकर्ताओं से बातचीत पहले किया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं कार्यकर्ताओं में एक अलग ही हर्षोल्लास देखा गया और कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए पंचायत एवं निकाय चुनाव को लेकर कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार जनाधार खो चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार डर रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से भयभीत है। और मध्य प्रदेश सरकार को यह पता है कि अगर वह पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव करवाती है तो कहीं ना कहीं उसकी हार हो जाएगी, जिस कारण से वह पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं करवा रही है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो अभी विगत कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश में विपक्ष के द्वारा तेज आवाज उठाई गई थी और लगातार इसको मुद्दा बनाया गया था, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव कराने को लेकर तैयारियां भी की गई थी, लेकिन पंचायत नहीं हो पाया। एक बार तो विपक्ष के द्वारा पहले हाई कोर्ट जाया गया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर से हाई कोर्ट भेज दिया। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक पंचायत चुनाव नहीं हो पाए हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। जी ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आतंकियों की धमकियों से बाबा अमरनाथ के श्रद्धालुओं को बिल्कुल भी विचलित होने की जरूरत नहीं। इस बार यात्रा के दौरान ड्रोन हमले की आशंका को देखते हुए केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। यात्रा को ड्रोन हमले से सुरक्षित बनाने के लिए इस बार एंटी ड्रोन प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे यात्रा के दोनों मार्गों बालटाल और पहलगाम में स्थापित किया जाएगा। देश में पहली बार किसी तीर्थ यात्रा के दौरान एंटी ड्रोन प्रणाली का प्रयोग होगा। कश्मीर में आतंक का पर्याय बने लश्कर की हिट स्क्वाड द रेजिस्टेंस फ्रंट ने अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की धमकी दे रखी है और इसी साल यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसको लेकर अब सरकार ने पूरे तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, फिलहाल जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकियों ने पहले ही अलर्ट घोषित कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अमरनाथ यात्रा को वो पूरे तरीके से पूर्ण नहीं होने देंगे, लेकिन सरकार इसको लेकर पूरे तरीके से कटिबद्ध है और एंटी ड्रोन प्रणाली का इस्तेमाल इस बार किया जा रहा है। क्या कुछ अहम जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए शुरू से ही अमरनाथ यात्रा जो है आतंकियों के निशाने पर रही है। जब से घाटी के अंदर आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था, उस समय भी अमरनाथ यात्रा जो है उस पर आतंकी साया मंडराता रहता था। और इस बार भी आतंकियों ने धमकी दी है कि अमरनाथ यात्रा पर जो है वो उसको डिस्टर्ब किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही सरकार की तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से अगर कहा जाए तो पूरी तरह से उसको पुख्ता कर लिया गया है। खुद डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी जो हैं, उन्होंने कई जो अहम नाके हैं वहां पर जाकर खुद स्थिति का जायजा लिया और एंटी ड्रोन प्रणाली जो है उस पे भी जो है इस बार पूरी तरह से उसके साए में यात्रा जो है वो की जाएगी। ड्रोन प्रणाली के जरिए पूरी तरह से यात्रा की व्यवस्था जो है वो देखी जाएगी और साथ में जिस तरह से अमरनाथ यात्रा का आधार शिविर जम्मू से है और यहीं से 30 जून को पहला जत्था जो है यहाँ से रवाना होगा और पूरी तरह से लाहौर लश्कर के साथ जो है इसका जिम्मा जो है सीआरपीएफ को दिया गया है और पूरी तरह से कहा जाए सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो यात्रा है वो पूरे लाहौर लश्कर के साथ बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए निकलेगी। मुस्कान, ठीक है, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा जो निकलेगी वो 30 जून से रवाना होने जा रही है, लेकिन इसको लेकर सरकार ने एंटी ड्रोन प्रणाली का जो इस्तेमाल करना शुरू किया है। इससे पहले ये प्रणाली कभी इस्तेमाल नहीं हुई। क्या कोशिशें इसको लेकर की जा रही है? किस तरीके की चुनौती है सरकार के सामने? देखिए मुस्कान, चुनौतियां तो शुरू से ही हैं। जब से आतंकवाद जो है कश्मीर घाटी में पनपा है उसके बाद से लगातार अमरनाथ यात्रा को लेकर चुनौतियां रही हैं और कई बार हमले की कोशिश भी जो है आतंकियों द्वारा की गई है और इक्का दुक्का वारदात में वो कामयाब भी रहे हैं, लेकिन हर बार आतंकी धमकी जो है अमरनाथ यात्रा पर रहती है और इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था, चाहे वो जम्मू से लेकर बालटाल तक का रास्ता हो, वहां पर पूर्ण रूप से सुरक्षा जो है उसको चाक चौबंद कर लिया गया है। सीआरपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ियां जो हैं उनको वहां पर तैनात कर दिया गया है और यात्रा रूट जो है वहां पर पूरी तरह से कहा जाए सीआरपीएफ जो है और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। हर पॉइंट पर जो है सीआरपीएफ के जवान मोर्चा संभाले रहेंगे और ड्रोन प्रणाली जो है इस बार इसलिए इस्तेमाल की गई है ताकि आतंकी किसी भी जगह से अपनी वारदात को अंजाम ना दे सकें और उससे पहले ही उन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके ताकि यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं और कहा जाए पहले कोरोना की मार रही, फिर 370 रहा, तो उसके चलते वो दर्शन नहीं कर पाए और इस बार उम्मीद है कि बाबा बर्फानी के भक्त जो है काफी संख्या में जुटेंगे और इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था मुस्कान जो है वो पूरी तरह से पुख्ता कर ली गई है। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।